नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 9 न्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो शाम के समय प्रकृति में, आसमान में या प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। शाम होते ही आकाश लालिमा लिए हुए सुंदर दिखने लगता है। सूरज धीरे धीरे डूब जाता है। इस समय ठंडी हवा चलने लगती है जिससे वातावरण सुखद हो जाता है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं और गाय, बकरी जैसे पशु भी चरागाह से घर लौटते हैं और आकाश में चांद तारे टिमटिमाने लगते हैं और शाम का यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और शांति प्रदान करने वाला होता है। तो ये परिवर्तन शाम के समय प्रकृति में आते हैं जो हमने पाठ में भी पढ़े हैं। तो वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना था। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई अनुभव साझा कीजिए। तो उत्तर है हाँ, एक बार एक कबूतर मेरे घर की बालकनी में घायल होकर गिर गया था। मैंने उसे पानी दिया और उसके घावों पर हल्दी का लेप लगाया। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर फिर से आकाश में उड़ने लगा। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपना अनुभव लिखना है कि आपने क्या कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? तो उत्तर है मैं भी मंत्री की तरह हंस को आजाद छोड़कर उसका निर्णय उसी पर छोड़ता। जिस व्यक्ति के पास वह जाता वही उसका सच्चा रक्षक होता। फिर अगला प्रश्न देखिए, इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? कि हमने जो ये पाठ पढ़ा, ये नाटक पढ़ा, उसमें सभी पात्र जो हैं वो पुरुष थे यानी मेल्स थे। तो अगर हमें किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रेजेंट करना हो, प्रस्तुत करना हो, तो हम किन्हें बदलेंगे वही बताना है। तो उत्तर आप लिखेंगे मैं सखा को सखी और मंत्री को मंत्रिणी के रूप में प्रस्तुत करता। इससे नाटक में स्त्री पात्रों की भागीदारी भी दिखती और न्याय में स्त्रियों की बुद्धिमत्ता का महत्व भी सामने आता कि स्त्रियां भी न्याय कर सकती हैं, उनमें भी बुद्धि होती है। इस बात को हम समझ पाते। अब अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए। हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? तो उत्तर है सिद्धार्थ ने तो उत्तर है सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को गोद में उठा लिया, तीर निकालकर उसकी पीड़ा दूर की और उसे सहलाकर मरहम लगाया यानी दवाई लगाई और उसकी रक्षा की। फिर अगला प्रश्न, अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? तो उत्तर है क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया था और उसके साथ प्रेम व करुणा का व्यवहार किया था, इसीलिए हंस जो है सिद्धार्थ को मिला। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3। कहानी को अपने ढंग से परवाह चार्ट के रूप में लिखिए। तो हमें इस कहानी को अपने ढंग से लिखना है कि किस प्रकार जो है कहानी आगे बढ़ी है। तो उदाहरण हमें दो दिए गए हैं।
सिद्धार्थ व उसके सखा का प्रकृति को निहारना, तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना। अब बाकी के हमें खुद से लिखने हैं, तो आप लिखेंगे सिद्धार्थ का घायल हंस को करुणा से संभालना, देवदत्त का आना और घायल हंस को सिद्धार्थ से मांगना, हंस का सिद्धार्थ की गोद से चिपक जाना, दोनों का निर्णय के लिए महाराज के पास जाना, मंत्री द्वारा इस जटिल समस्या को आसानी से सुलझाना और अंत में न्याय सिद्धार्थ के पक्ष में होना। तो इस तरह से आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और परवाह चार्ट के रूप में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, अनुमान और कल्पना। जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथियों ने आपस में क्या बातें की होंगी? तो उत्तर है, उन्होंने घबराकर कहा होगा, हमारे साथी को तीर लग गया, जल्दी भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। कितना निर्दयी इंसान है जिसने उसे घायल कर दिया। फिर अगला प्रश्न देखिए, हंस देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया? तो उत्तर है, क्योंकि देवदत्त ने उसे घायल किया था। हंस डर गया था और उसे अपने रक्षक सिद्धार्थ के पास ही सुरक्षा महसूस हुई, इसीलिए वह देवदत्त के पास उड़कर नहीं गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजा शुद्धोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा? तो उत्तर है, उन्होंने कहा होगा, सिद्धार्थ तुम्हारी करुणा और न्यायप्रियता देखकर मुझे गर्व है। यही गुण तुम्हें महान बनाएंगे। सच्चा राजकुमार वही है जो अपनी प्रजा और जीव जंतुओं की रक्षा करता है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक रात सिद्धार्थ मीठी नींद सो रहे हैं। उनके सपने में हंस आता है और सिद्धार्थ के साथ न्याय वाले दिन का अपना अनुभव सुनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हंस ने सिद्धार्थ से क्या-क्या बातें की होंगी? तो आपको यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है, यहीं पर आपको उन दोनों की बातचीत को लिखना है अपनी कल्पना के आधार पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हंस ने क्या कहा और यहाँ पर आप लिखेंगे कि राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या कहा होगा। तो हंस ने कहा होगा, कुमार आपने मेरी जान बचाई, यदि आप ना होते तो मैं शायद मर जाता। न्याय के दिन जब मंत्री ने मुझे बुलाया तो मैं बिना डरे आपकी गोद में चला आया, क्योंकि आपका प्रेम मेरे लिए जीवन था। फिर कुमार सिद्धार्थ ने कहा होगा, प्रिय हंस तुम्हारा जीवन सुरक्षित देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। तुम्हारा विश्वास और स्नेह ही मेरे प्रयास का पुरस्कार है। यह प्रेम और विश्वास ही हमें सच्चाई और न्याय की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तुम हमेशा मेरी मित्रता और संरक्षण में सुरक्षित रहोगे। तो ये बातचीत उन दोनों के बीच में हुई होगी। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा की बात। पाठ में हंस और हस शब्द आए हैं। हंस में अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है? और हस में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, ठीक है? ये है अनुस्वार, जहां पर बिंदु को कहते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक, ठीक है? अब आप इस पाठ में आए अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को खोजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उनका वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो आपको बिंदु यानी अनुस्वार वाले भी ढूंढने हैं शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द भी आपको ढूंढने हैं और उनका भी वाक्यों में प्रयोग करना है। पाठ में आए अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो अनुस्वार वाले शब्द कौन कौन से हैं? संध्या काल आया है, नींद, सुंदर, मंत्री, शांत आदि, ठीक है? तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। संध्या काल का बनाएंगे,
संध्या काल में आसमान बहुत सुंदर लगता है। नींद का, मुझे कल रात बहुत अच्छी नींद आई। सुंदर, यह एक सुंदर बगीचा है। मंत्री का, मंत्री ने सभा में महत्वपूर्ण बात कही। और शांत का, परीक्षा के समय माहौल शांत होना चाहिए। अब हम चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखेंगे। चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं ऊंचा, हंसकर, मुंह, आंखें, माँ आदि। और इनका वाक्यों में प्रयोग, ऊंचा का बनेगा पहाड़ बहुत ऊंचा है। हंसकर का, बच्चा अपनी माँ से हंसकर बातें कर रहा है। मुंह का, उसने अपना मुंह अच्छी तरह धोया। और आंखें का, उसकी आंखें चमक रही थी। और माँ का बनेगा माँ ने मुझे मिठाई दी। तो इस तरह से आपको इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द नजर आ रहे हैं, जैसे उदय, मारा, निर्दोष, जटिल, तो इन शब्दों के आपको विपरीत अर्थ वाले शब्द यहाँ खाली स्थान में, रिक्त स्थान में लिखने हैं। ठीक है। और विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द कह सकते हैं आप इन्हें, या उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है। अपोजिट, अपोजिट वर्ड जैसे आप इंग्लिश में करते हैं। ठीक है। तो पहला वाक्य देखिए, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में और डैश पश्चिम दिशा में होता है। तो उदय का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अस्त। तो यहां पर आप लिखेंगे अस्त, उदय का अस्त। अगला देखिए, उसने मारा है परंतु मैंने डैश है। तो मारा का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? बचाया है। अगला, इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला डैश है। तो निर्दोष का उल्टा क्या होगा? निर्दोष का उल्टा होगा दोषी। ठीक है। और इस जटिल समस्या का हल बहुत डैश है। जटिल का उल्टा क्या होगा? जटिल का आसान। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे लोकोक्ति बनाइए। साथ ही अपनी रुचि के किन्हीं 5 मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये चित्र और कुछ शब्द दिए गए हैं। तो पहला देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो ये क्या बन गया? मगरमच्छ के आंसू बहाना। अगला देखिए, ये आंख का चित्र है, आंख मिचौनी खेलना। ठीक है। अगला देखिए, ये है 1 और 1 11। ठीक है। अगला है अकल बढ़िया भैंस का चित्र है। तो क्या बन गया ये मुहावरा? अकल बढ़िया भैंस। ये लोकोक्ति है एक तरह की। अगला देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर उससे अगला देखिए, 9 2 11 होना। ठीक है, मुहावरा है ये। अगला देखिए, लाल पीला होना। अगला, दांतों तले अंगुली दबाना। ठीक है। उससे अगला, पेट में चूहे कूदना। और ये है सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है। अब आपको इनमें से 5 के वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो जैसे आप बना सकते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने का। ठीक है। तो मगरमच्छ के आंसू बहाने का अर्थ क्या होता है? कि दिखावा करना। ठीक है। उसने परीक्षा में फेल होने के बाद मार से बचने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए। अगला देखिए, 9 2 11 होना, जल्दी से भाग जाना या गायब हो जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। फिर उससे अगला मुहावरा, लाल पीला होना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत गुस्सा होना या अत्यधिक क्रोधित होना। जब मोहन ने झूठ बोला तो उसके पिता क्रोध से लाल पीले हो गए। अगला देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना। तो इसका अर्थ है दंग रह जाना या आश्चर्यचकित होना।
जादूगर के हैरान करने वाले खेल देखकर दर्शक दांतों तले अंगुली दबा गए। फिर अगला देखिए, पेट में चूहे कूदना, भूख से व्याकुल होना। सुबह से कुछ न खाने के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा? तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है वहां पर आपको वो संदेश लिखना है जो सिद्धार्थ ने हंस वाली घटना के बाद देवदत्त को लिखा है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिय भाई देवदत्त, हंस की घटना ने हमें एक सीख दी है कि हिंसा से किसी का हित यानी भला नहीं होता। करुणा और प्रेम से ही सच्चा सुख मिलता है, हिंसा यानी किसी को भी नुकसान पहुंचाकर। ठीक है, हंस को मारना वीरता नहीं है बल्कि उसकी रक्षा करना ही सच्ची वीरता है। क्रोध और घमंड से कुछ नहीं मिलता, पर करुणा से सबका स्नेह पाया जा सकता है। आओ हम मिलकर सभी प्राणियों की रक्षा करने का संकल्प लें। आपका भाई सिद्धार्थ। तो यहाँ पर आपको वो संदेश जो है जो अभी हमने किया वही लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। वह उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है। करुणा को भी फूल बहुत पसंद हैं। वह प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर उनकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे एवं क्यों? अपनी कक्षा के साथियों के साथ चर्चा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि प्रमोद को जैसे फूल पसंद थे तो वह उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता था, और करुणा को भी फूल बहुत पसंद थे तो वो क्या करती थी, प्रतिदिन फूलों को खाद और पानी देती थी, उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, तो आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे वही आपको लिखना है, और इसे आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं, यदि मुझे बगीचे के गुलाब के फूलों से अपना प्रेम दर्शाना हो तो मैं उन्हें कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं रोज उन्हें पानी दूंगा, खाद डालूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। फूल तोड़ने से उनकी सुंदरता और खुशबू जल्दी नष्ट हो जाती है, लेकिन उनकी देखभाल करने से वे लंबे समय तक खिले रहेंगे और सभी को उनकी सुंदरता और खुशबू का आनंद मिलेगा। प्रेम का असली अर्थ केवल पाने में नहीं बल्कि संरक्षण और सम्मान में भी होता है, कि हमें फूलों को बेवजह तोड़ना नहीं चाहिए, उससे उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो खुशबू है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, बल्कि हमें उन फूलों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें खाद व पानी देना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक खिले रहें और उनकी जो सुंदरता है, खुशबू है वो बरकरार रहे और उनसे हमें आनंद मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिए। कुछ पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। विलुप्त यानी कि बिल्कुल गायब ही होने को है। ठीक है, उदाहरण के लिए गोरैया। चित्रों के माध्यम से नीचे कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जो पक्षियों की दिन प्रतिदिन कम होती संख्या के लिए उत्तरदायी हैं। चित्रों को देखकर अपने सहपाठियों के साथ इन कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भी पता लगाइए कि हम इन पक्षियों के बचाव और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि हम पक्षियों को बचाने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, और कारण भी बताने हैं कि उनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है। तो आप यहाँ पर कुछ चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे बच्चे जो है पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का जो मांझा होता है, धागा होता है, उससे पक्षियों के पर
कई बार उड़ते हुए कट जाते हैं, ठीक है, जिससे वो उड़ नहीं पाते। पेड़ों की कटाई, ठीक है, पेड़ों का दिन प्रतिदिन काटा जाना भी उनकी संख्या को कम करने का कारण है, ठीक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये भी उनकी संख्या कम होने के कारण है। और जो टावर लगे होते हैं तो इससे भी उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे पता चलता है कि पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है और हम इनकी बचाव के लिए, इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कारण दिए गए हैं। पहले तो कि पतंगबाजी के दौरान मांझे से घायल होना, ठीक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से घोंसलों का नष्ट होना, कि पेड़ों की कटाई की जा रही है जिससे उनके जो घोंसले हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो वो रहेंगे कहाँ पर, है ना। कारखानों का प्रदूषण और गंदा पानी भी, मोबाइल टावरों की तिरंगे यानी रेडिएशन और बिजली के तारों से टकराकर पक्षियों की मृत्यु, ठीक है। तो इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेड़ों को काटने की बजाय अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। छतों व पार्कों में पानी के बर्तन रखना जिससे वो पानी पी सकें। पतंगबाजी के समय पर्यावरण के अनुकूल धागे का प्रयोग करना, ऐसे धागे का प्रयोग करना जिससे कि उन्हें नुकसान ना हो। मोबाइल टावरों और बिजली के तारों की संख्या नियंत्रित करना, कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लगाए जाएं ये टावर और बिजली की तारें, और उनकी संख्या में कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। प्रदूषण कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। और निष्कर्ष क्या है कि पक्षी प्रकृति की शोभा और हमारे मित्र हैं। यदि हम पेड़ों को बचाएं, प्रदूषण घटाएं और उनके लिए पानी व दाना उपलब्ध कराएं तो उनकी संख्या फिर से बढ़ सकती है। पक्षियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाइए और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। तो आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पर आपको गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी जातक कथाएं हैं उन्हें पढ़ना है। तो जातक कथाएं वे कहानियां हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की घटनाएं मिलती हैं। ये कथाएं हमें करुणा, दया, सत्य और न्याय का संदेश देती हैं। उदाहरण, सिंह और सियार। जातक कथा में बताया गया है कि लालच और छल का अंत बुरा होता है। बुद्ध हर जन्म में किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता करते और न्याय करते दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ही आप और भी उनकी जातक कथाओं को पढ़ सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कथाओं को पुस्तकालय सहायक एवं सहपाठियों की सहायता से ढूंढिए और उन्हें पढ़कर आपस में इन कथाओं पर बातचीत कीजिए, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, तो उनके न्याय से जुड़ी कथाओं को आपको पुस्तकालय से या लाइब्रेरी में जो भी सहायक है या अपने सहपाठियों की सहायता से ढूंढना है और उन्हें पढ़कर आपस में उन पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। तो उत्तर है, राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथाएं वेताल, पंचविंशति और सिंहासन बत्तीसी में मिलती हैं। उदाहरण, एक बार दो स्त्रियां एक ही बच्चे को अपना बताने लगी, कि दो स्त्रियां दोनों ही एक ही बच्चे को कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है और दूसरी कहने लगी कि ये मेरा बच्चा है। राजा विक्रमादित्य ने न्याय करते हुए बच्चे को बीच से काटने का आदेश दिया, कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूँ, तो आधा आप रख लेना, आधा आप रख लेना, क्योंकि दोनों स्त्रियां जो हैं उस बच्चे को अपना बता रही थी। सच्ची माँ डरकर बच्चे को छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन जो उस बच्चे की सच्ची माँ थी, जो उससे सच्चा प्रेम करती थी, उन्होंने कहा कि आप इसे ही दे दीजिए इस बच्चे को, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तब राजा ने निर्णय दिया कि बच्चा उसी का है। तब राजा ने
यह निर्णय किया कि ये बच्चा उसी का है, क्योंकि वही उसे सच्चा प्रेम करती है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके घर अथवा आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु सहायता के लिए जाते हैं? उनके बारे में अभिभावकों से पूछिए और कक्षा में साझा कीजिए। तो उत्तर है, अक्सर लोग अपने इलाके के बुजुर्ग, प्रधान, शिक्षक या विद्वान पंडित जी जैसे समझदार लोगों के पास समस्याएं सुलझाने के लिए जाते हैं। उदाहरण, मेरे घर के आसपास के लोग अक्सर मेरे दादाजी के पास आते हैं, क्योंकि वे निष्पक्ष और धैर्य से सबकी बात सुनते हैं और सही रास्ता बताते हैं। गांव एवं मोहल्ले में लोग अक्सर प्रधान या समाज के बड़े बुजुर्ग के पास न्याय या सलाह लेने जाते हैं। अगर आपको भी कभी कोई समस्या होती होगी, तो आप भी अपनी समस्या का हल करने के लिए या तो अपने शिक्षक के पास जाते होंगे स्कूल में, ठीक है, या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास, या अपने दादा दादी या अपने मम्मी पापा के पास जाते होंगे, है ना। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में वही लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, मैं भी सिद्धार्थ। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित हैं। कक्षा में अपने समूह में इन पर संवाद कीजिए एवं किसी एक चित्र पर कुछ पंक्तियां भी लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, इसमें या तो सहायता की जा रही है, या समझदारी दिखाई जा रही है, या करुणा दिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपको अपने समूह में इन पर संवाद करना है, बातचीत करनी है और किसी भी एक चित्र पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। तो जैसा कि आप पहला चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पक्षियों के पीने के लिए पानी रखा गया है, ठीक है। इसमें देखिए, बच्चे जो हैं शायद इस बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ता पार करवा रहे हैं, ठीक है। इस चित्र में बच्चे टपकते नल को बंद कर रहे हैं, और यहाँ इस चित्र में ये लड़की जो है वो गायों को खाना खिला रही है, रोटी खिला रही है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि पहला चित्र था कि पहला चित्र पक्षियों के लिए पानी रखना। आप कहते हैं, देखो चिड़िया प्यास के कारण पानी पी रही है, और आपका मित्र कहता है, हाँ हमें भी गर्मियों में उनके लिए पानी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से संवाद लिखना है आपको। और पंक्तियां हो सकती हैं, प्यासे पंछी जब जल पाते आनंद से चहचहाते। गर्मियों में जरूर पक्षियों के लिए छत में पानी रखना चाहिए, ताकि अपनी प्यास बुझा सकें। फिर दूसरे चित्र में था कि बुजुर्ग को सड़क पार कराना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं, आओ दादाजी को सड़क पार कराने में मदद करें, और आपकी बहन जो साथ में है वो कहती है, हाँ यही तो असली समझदारी है। और पंक्तियां क्या लिख सकते हैं आप, सहायता से दिल खिल जाता, बड़ा इंसान वही कहलाता। फिर अगला चित्र था, तीसरा चित्र, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, जहाँ पे दो बच्चे टपकते जल को, टूंटी को बंद कर रहे थे, ठीक है। तो आप कहते हैं, देखो सबको पानी पीना है, इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही निकालो। और आपकी मित्र, हाँ पानी बर्बाद करना गलत है, हमें हर बूंद की कदर करनी चाहिए। और पंक्तियां क्या लिख सकते हैं कि पानी जीवन का है आधार, मत करो इसका अपव्यय बार बार, जितनी जरूरत उतना लो, धरती माँ का मान करो। फिर चौथे चित्र में पशुओं को चारा खिलाना, खाना खिलाना, ठीक है। आप कह रहे हैं, गायों को देखो कितनी भूखी हैं, चलो इन्हें चारा खिलाते हैं। पंक्तियां, पशु भी अपना दुख बताते, सेवा करने से सुख पाते। फिर अगला प्रश्न है, नाटक के प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ और उनका सखा राज उद्यान के सौंदर्य को देख सुनकर आनंद ले रहे थे। यदि उनका कोई सखा देखने सुनने में असमर्थ होता, तो सिद्धार्थ उसे इस आनंद का अनुभव कैसे करवाते? कक्षा में चर्चा कीजिए।
कि जैसे सिद्धार्थ और उनका सखा जो है वो राज उद्यान का आनंद ले रहे थे, पक्षियों की आवाजें सुन रहे थे, प्रकृति को देख रहे थे, हरे खिले हुए फूल देख रहे थे, हरे हरे पौधे, खिले हुए फूल, है ना। तो अगर आपका यहाँ पर बताना है कि अगर उनका कोई सखा देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो फिर सिद्धार्थ उसे इस आनंद का अनुभव कैसे कराते। तो उत्तर है, यदि सिद्धार्थ का कोई सखा देखने या सुनने में असमर्थ होता, तो सिद्धार्थ उसे अपने शब्दों और स्पर्श से प्रकृति का आनंद या अनुभव करवाते। वे फूलों की कोमल पंखुड़ियों को उसके हाथों से छुआकर बताते कि यह कितने सुंदर और सुगंधित हैं। हवा के झोंके को महसूस कराते और कहते कि यह पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट जैसी है। सूरज की किरणों की गर्माहट को हाथ पर महसूस कराते और शाम की ठंडक का एहसास कराते। इस तरह वह सखा भी बिना देखे और बिना सुने राज उद्यान के सौंदर्य का आनंद पा सकता था। यानी कि स्पर्श के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से उसे सौंदर्य का आनंद करवाता। अब अगला प्रश्न देखिए, मेरा पक्षी। अपने अभिभावक और शिक्षक की सहायता से निम्न चित्रों को देखते हुए अपने लिए कागज का एक पक्षी बनाइए। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि कैसे आप कागज से पक्षी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने इस टाइप का कागज ले लिया, ठीक है, फिर उसे यहाँ से फोल्ड कर लिया, ये देखिए इस तरह से बन गया। ठीक है, फिर आपने ये जो यहाँ ये चीज है इसको फोल्ड करना है। ठीक है, इधर से फोल्ड कर लिया। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, उसी को फॉलो करते हुए, उसी को अनुसरण करते हुए आपको एक पक्षी बनाना है। तो आप इस एक्टिविटी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।